हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चुनाव प्रणाली। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो चुनाव प्रणाली जो है वो चुनाव की आवश्यकता लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इसकी हमें आवश्यकता होती है। चुनाव के लिए कुछ नियम तय किए जाते हैं। अगर हम चुनाव की आवश्यकता की बात करें लोकतंत्र के लिए तो हमारे पास दो प्रकार की जो चुनाव प्रणाली है वो काम करती है। अगर हम बात करें तो इलेक्शन सिस्टम टू टाइप्स का हो जाएगा इंडिया के अंदर। एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इनकी अब हम डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम थी कि यह टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो उसकी। देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का अर्थ है यहाँ पर कि जो भी चुनाव होगा उसमें कुछ प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे तो जिस प्रतिनिधि को सबसे अधिक वोट मिलेंगे वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि इलेक्शंस होगा, इलेक्शंस में जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट ले लेगा उस कैंडिडेट को इलेक्टेड मान लिया जाएगा, उसको विजेता मान लिया जाएगा कि वो विजयी रहा है। ये ही सिस्टम हमारे देश में दो प्रकार की चुनाव प्रणाली में काम करता है। इंडिया में जो चुनाव होते हैं, पहले बेसिकली मैं उसकी बात कर लेता हूँ आप सभी के साथ। इंडिया में चुनाव होते हैं विधानसभा के और लोकसभा के और राज्यसभा के। ये तीन प्रकार के हमारे देश में जो है इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। अगर हम विधानसभा और लोकसभा की बात करें तो इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष प्रणाली काम करती है इसमें। प्रत्यक्ष प्रणाली का यहाँ पर अर्थ है कि हम वोट डालते हैं, वोट डालकर हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम अपना कैंडिडेट चुनते हैं। ये प्रणाली दो इलेक्शंस में काम करती है, विधानसभा और लोकसभा में। आप अपना विधायक भी प्रत्यक्ष मत प्रणाली से चुनते हैं, आप अपना सांसद भी प्रत्यक्ष मत प्रणाली से ही चुनते हैं। लेकिन अगर हम राज्यसभा या विधान परिषद की बात करें तो इसमें जो इलेक्शंस होता है वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली से होता है। अप्रत्यक्ष मत प्रणाली का अर्थ क्या है यहाँ पर? अप्रत्यक्ष मत प्रणाली का अर्थ यहाँ पर यह है कि जनता वोट नहीं करती बल्कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं और उनके वोट से राज्यसभा के मेंबर्स या राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसमें ये सिस्टम दो प्रकार के इलेक्शंस पर लागू होता है। एक तो विधानसभा के इलेक्शंस पर और एक लोकसभा के इलेक्शंस पर। यहाँ पर हम वोट डालते हैं, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्टेड कैंडिडेट हो जाएगा, वो विजयी माना जाएगा। चाहे आप अपने विधायक का चुनाव करेंगे राज्य स्तर पर, चाहे आप अपने सांसद का चुनाव करेंगे केंद्र के स्तर पर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए हम एमपी का चुनाव करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का बनाने के लिए हम लोग एमएलए का चुनाव करते हैं। तो एमएलए का चुनाव करें चाहे आप एमपी का चुनाव करें तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट आप वोटिंग करेंगे। डायरेक्ट वोटिंग से जो इलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो आप चुन के विधानसभा में भेजेंगे या आप उसको अपनी संसद में भेजते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का अर्थ है यहाँ पर कि जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विजयी होगा। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के चुनाव की। राज्यसभा के चुनाव के लिए पीआर का एक तीसरा संस्करण है। पीआर के अलग अलग तरीके हैं चुनाव करने के। जैसे अमेरिका में
चुनाव का अलग तरीका है, इंडिया में अलग है, तो वैसे ही चाइना में अलग होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो तीसरा संस्करण काम करता है, जिसको सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम STV कहा जाता है। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है जिसको। इसके अनुसार जो चुनाव होगा वो रैंकिंग के हिसाब से होता है कि आपने कैंडिडेट को क्या रैंक क्या दिया है, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो जो हमारे इलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो इलेक्टेड हमने जिनको इलेक्ट किया है, जिनको हमने चुना है, वो वोट डालेंगे राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। विधान परिषद की भी बात यही होगी। यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, उदाहरण के लिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करना है राजस्थान में। राजस्थान में जो विधायक हैं वो टोटल 200 विधायक हैं, मान लीजिए 200 विधायक हैं। उन विधायकों में से यानी MLA, जो 200 MLA हैं हमारे पास, उनमें से वो जो है वो 4 राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करेंगे। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कम से कम वोट कितने मिले कैंडिडेट को, ताकि वो इलेक्टेड हो, वो चुना जाए। तो तरीका है हमारे पास, जितने MLA हैं उनको जितने आपने राज्यसभा के मेंबर्स चुनने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपने चुनने हैं अपर हाउस के लिए, उससे आप उसको डिवाइड करोगे। यहाँ पर देखें तो जो MLA की संख्या है वो 200 है। आपने चुनाव कितने राज्यसभा के मेंबर्स का करना है? 4 का। तो आप 200 को 4 से भाग करोगे। जब आप 200 को 4 से भाग करोगे तो आंकड़ा आएगा आपके पास 40, और उसमें आप 1 प्लस कर दोगे। तो 40 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो अपन 41, हमारे पास जो वोट है वो 41 आ जाएंगे। 41 का मतलब यहाँ पर ये है, 41 का मतलब यहाँ पर ये है कि जब वोटिंग होगी, जो MLA होंगे, 200 MLAs को अलग अलग एक चिट दी जाएगी। मान लीजिए 4 राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करना है। 4 मेंबर्स के चुनाव के लिए 10 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। 10 कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल किया है, 10 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। तो जो MLA है, जो विधायक है, विधायक को जो चिट मिलेगी, वो चिट के ऊपर 10 MLAs का नाम 10 कैंडिडेट के नाम लिखेगा अपनी वरीयता के हिसाब से। अपनी वरीयता के हिसाब से का मतलब मेरा यहाँ ये है कि मान लीजिए वो पहले नंबर पर किस कैंडिडेट को रखता है, दूसरे नंबर पर किसको रखेगा, तीसरे पे किसको रखेगा, चौथे पे किसको रखेगा, 5वें पे किसको रखेगा, और इसी प्रकार से 10वें पर किसको रखेगा। तो यानी कि वो 10 के 10 कैंडिडेट्स का नाम अपनी वरीयता के हिसाब से रखता है। वो पहले नंबर पे उसी व्यक्ति का नाम लिखेगा जिसको वो चुनना चाहता है। उसके बाद वो दूसरे और तीसरे चौथे इस प्रकार से अपने हिसाब से नाम का चुनाव करेगा। यही कार्य 200 के 200 जो MLA हैं वो करेंगे अपनी अपनी चिट के ऊपर, जो उनको चिट मिलेगी। उसके बाद वो जो चिट होगी वो मतपत्र होगा। वो मत दे दिया उन्होंने, उस मतपत्र की फिर काउंटिंग होगी। 200 मतपत्र आएंगे टोटल। 200 मतपत्र में ये चुनाव किया जाएगा कि पहले नंबर पे किस किस का नाम है और उनको कितने वोट मिले हैं। मान लीजिए XYZ ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम पहले कैंडिडेट को मान लेते कि फर्स्ट के ऊपर जो नाम आया है, मान लो मोहन है, किसी ने मोहन लिखा, तो मोहन पहले नंबर पे कितने लोगों ने लिखा है 200 में से, तो मोहन की जो चिट है वो अलग रख ली जाएंगी 200 में से, कि मोहन पहले नंबर पे मोहन किसने लिखा है वो अलग लिखेंगे, दूसरे नंबर पे मोहन किसने लिखा है वो अलग, तीसरे पे किसने लिखा है वो अलग। इस प्रकार से इनका चुनाव होगा। फिर हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति, जो हमारे पास टोटल 41 वोट्स बन रहे हैं, कि पहले नंबर के ऊपर अगर उस व्यक्ति का नाम आ जाए, या फिर हम ये कहें कि 41 या 41 से ज़्यादा कार्ड के ऊपर पहले नंबर पर जिस व्यक्ति का नाम आ जाएगा वो इलेक्टेड हो जाएगा, वो चुन लिया जाएगा, वो राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति का चुनाव हो गया। फिर हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट व्यक्ति कौन है जिसको पहला नंबर मिला है, उससे कम वोट वाला,
लेकिन जो लास्ट कैंडिडेट होगा उसके जो वोट है वो दूसरे कैंडिडेट के वोट्स में ऐड हो जाते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है, जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं। तो जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे उसके वोट जो है वो सेकंड राउंड में फर्स्ट कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये हमारे पास जो है राज्यसभा के मेंबर्स चुनने की जो है तरीका है, या आप लोग विधान परिषद के मेंबर्स का चुनाव करते हैं तो भी आप यही सिस्टम लागू करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चुनाव का जो सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें भारत में जो FPTP प्रणाली है वो क्यों अपनाई गई, देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक छोटे देश के लिए जटिल प्रणाली मानी जाती है। इसको ये राज्यसभा के लिए तो ठीक है, हमारे देश में लागू है, लेकिन अगर आप इसको विधानसभा और लोकसभा में लागू करें तो जो हमारे देश में मतदाता है वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, इतने ज़्यादा वो जानकार नहीं है, तो उनके समझ से बाहर है ये जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जटिल प्रणाली है ये। दूसरा है भारत PR प्रणाली जैसे उपमहाद्वीप देश में काम करना मुश्किल है, यानी कि जो PR प्रणाली है वो भारत जैसे महाद्वीप में काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए भारत इसको उपयुक्त नहीं मानता। FPTP सिस्टम इसकी सरलता है, मतलब ये आसान है बिल्कुल, इसको समझना बिल्कुल ईजी है। हमें पता है कि FPTP सिस्टम में क्या था कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो चुनाव जीत गया, तो नॉर्मल सी बात है, हम वोट डालते हैं, वोटों की काउंटिंग होती है, चुनाव जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्टेड कैंडिडेट हो जाएगा, उसको हम सिलेक्टेड कैंडिडेट मान लेते हैं। तो ये सिस्टम काफ़ी सरल है, आसान है, इसको मतदाताओं द्वारा समझना आसान रहता है। फोर्थ पॉइंट है FPTP प्रणाली मतदाताओं को न केवल पार्टी बल्कि विशिष्ट उम्मीदवार के बीच एक विकल्प प्रदान करती है। अन्य चुनाव प्रणालियों में कोई विकल्प नहीं होता है। विकल्प का मतलब है कि आपको अगर हम राज्यसभा के मेंबर्स की बात करें तो आपको एक ही चिट के ऊपर सभी कैंडिडेट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। अब चुनाव मान लीजिए 100 कैंडिडेट लड़ रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 100 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं तो 100 कैंडिडेट्स का नाम लिखना एक आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए ये सिस्टम जो है उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आम आदमी के लिए काफ़ी सही रहता है। FPTP की बात करें तो 5वें पॉइंट में है जैसे निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रणाली है, मतदाता जाते हैं और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी अपने प्रतिनिधित्व के हिसाब से उसको वोट देते हैं। 6 पॉइंट है इसमें भी, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह भी महसूस किया कि PR आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में एक स्थिर सरकार देने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, यानी कि जो PR प्रणाली है जो अमेरिका जैसे देशों में लागू होती है, जहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव PR प्रणाली द्वारा किया जाता है, वो भारत जैसे देश में जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो क्रिएट नहीं कर सकती। PR प्रणाली स्पष्ट बहुमत उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि विधायिका में सीटों को वोट के बंटवारे के आधार पर विभाजित किया जाएगा। वोट के बंटवारे के आधार पर कैंडिडेट चुने जाएंगे, पार्टी के आधार पर नहीं चुने जाएंगे, तो ये मुश्किल काम है इंडिया जैसे देश में। FPTP की बात करें तो इस प्रणाली में सरकार के मतलब स्थिर सरकार का हम गठन कर सकते हैं और जो सरकार है वो काफ़ी प्रभावी और सुचारू रूप से अपना काम कर सकती है। FPTP की अगर हम बात करें तो इसमें सामाजिक समूहों के मतदान को एक इलाके में चुनाव जीतने के लिए एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी एक पार्टी सिस्टम से इसमें जो है वो सही काम कर सकता है। अलग अलग दल हैं हमारे देश में, अलग अलग पार्टीज है, तो वो अच्छे ढंग से इसमें काम कर सकता है। FPTP की अगर हम बात करें साधारण मतदाताओं के लिए ये एक सरल है, इसको आसानी से समझा जा सकता है, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो राज्य की सरकार है, स्पष्ट बहुमत हासिल करने में ये मददगार साबित होती है। इस प्रणाली में राजनीतिक दलों को भी हतोत्साहित किया है जो अपने सभी वोट केवल एक ही जाति या समुदाय से प्राप्त करते हैं। आमतौर पर FPTP प्रणाली के कारण काम करने से दो पक्षीय प्रणाली होती है। इसका मतलब यह है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं और शक्ति को अक्सर इन दोनों दलों द्वारा वैकल्पिक रूप से साझा किया जाता है। नई पार्टियों या तीसरे पक्ष के लिए प्रतियोगिता में प्रवेश करना और सत्ता में साझा करना मुश्किल हो जाता है, यानी जिस पार्टी को चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो पार्टी चुनाव जीत गई है और वो अपना सरकार बना लेगी। मतलब दूसरा दल या तीसरा दल कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट में, लेकिन हाँ वो ठीक है, विपक्ष की भूमिका जरूर अदा करेगा।
ये संस्थानों का संरक्षण है, जो संस्थान है वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। एफपीटीपी में अगर हम बात करें तो संस्थान जो है वो चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते। अगर इसी देश में पीआर मॉडल को लागू किया जाता तो वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। बाकी इसको आप रीड करोगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। निष्कर्ष आप आसानी से पढ़ लोगे। उम्मीद है कि अब आपको ये काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। और परिसीमन आयोग की अगर हम बात करें तो परिसीमन आयोग था कि जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, यानी एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जो वर्ग हैं, इन वर्ग को कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया है, इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में विधानसभा की टोटल 90 सीट हैं। 90 सीट में से जो 16 सीटें हैं वो एससी के लिए रिजर्व है। एससी के लिए रिजर्व होने का मतलब ये है कि वो उन सीटों के ऊपर सिर्फ एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। इससे ये है कि जो सरकार बनेगी उसमें जो एससी कम्युनिटी है उसका प्रतिनिधित्व होगा, इस प्रतिनिधित्व के लिए ही जो वर्ग है जो जिनको दबाया गया था, जिनको समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, उनको ऊपर उठाने के लिए परिसीमन आयोग में ये व्यवस्था की गई कि जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है उनके लिए राज्य के स्तर पर जो राज्य का चुनाव होगा यानी विधानसभा का चुनाव होगा, और जो केंद्र का चुनाव होगा यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें कुछ सीटें जो है वो रिजर्व कर दी जाएं ताकि उनके प्रतिनिधि चुनकर आएँ और उनकी बात को संसद में या विधानसभा में रख सकें। तो यही हमारे पास परिसीमन आयोग है। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक जो है वो ठीक से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट फिर एक और वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।